हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले के लेक्चर में मैंने बताया था वैलेंसी के बारे में और ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल क्या होता है, हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी क्या होता है, ये सब टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था और आपको हम वैलेंसी निकालना भी मैंने सिखाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप टाइप कीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 2 NITN एक्सप्लेन्स, या डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, जो कि आपको पता है NITN एक्सप्लेन्स नाम से चैनल है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको 4 लेक्चर मिलेंगे कम से कम बेसिक्स का, जिससे आपका बेसिक्स क्लियर होगा और आगे में जितना भी चैप्टर है जैसे केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10th का जितना भी चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा। क्लास के 10th चैप्टर खत्म होने के बाद 11th का भी लेक्चर आपको मिलेगा, 9th का भी लेक्चर मिलेगा। इसीलिए क्लास 9th, 11th, 10th का अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कंटिन्यूसली ये वीडियो फॉलो कीजिए, सारा लेक्चर फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कीजिएगा। देखिए, मैंने कल बताया था वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में आपको बताया था कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट दूसरे से कंबाइन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, जो वैलेंस सेल मतलब होता है लास्ट सेल, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या ट्रांसफ़र करता है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। सिंपली आपको हम बताए थे वैलेंसी मतलब लेना या देना। लेना देना कहने का मतलब ये सिंपली ये आप समझ सकते हैं। लेना देना का मतलब हुआ कि ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फ्लोरीन का एग्जाम्पल है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। आई होप कि सब 20 एलिमेंट्स का नाम याद कर लिए होंगे अभी तक, और उसका एटॉमिक नंबर, सिंबल क्या होता है। और आपको मैंने लेक्चर फर्स्ट में, अगर किसी ने नहीं देखा है कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे इक्वल होता है, देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 है, तो ये कैसे तीनों इक्वल हुआ, इसका क्या लॉजिक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आप वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए चैनल में फर्स्ट वीडियो, उसके बाद ही ये तीसरा लेक्चर है हमारा। ऐसे सीरियल वाइज फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको आता है तो ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वैसे आपको समझ में आएगा यहाँ पर भी। देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9, और एटॉमिक मास निकालने का भी तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो देखिए, एटॉमिक मास से कितना हो गया? 19 हो गया। कैसे 19 हो गया? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, ओड नंबर होता है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 8 कर देते हैं, तो इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 19 हो गया। उसके बाद देखिए, वैलेंसी निकालने का तरीका मैंने बताया कल कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और एल सेल, एम सेल, एन सेल और जितना भी बाकी सेल है सब में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो कोई भी जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या चाहता है? सब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और उसको स्टेबल करने का एक ही तरीका है, उसको ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा करना होगा। मतलब वैलेंस सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या के सेल डुप्लेट पूरा करता है और सब ऑक्टेट पूरा करता है, तो या डुप्लेट पूरा करे या ऑक्टेट पूरा करे, या के सेल के केस में डुप्लेट पूरा होगा और सारे केस में ऑक्टेट पूरा होगा। कहने का मतलब आउटरमोस्ट सेल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना है। तो वही 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देना होगा और ये जितना लेगा या जितना देगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो यही लेने देने का नाम क्या है? वैलेंसी है। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हमको भरना है। यहाँ में सेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भरेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बताइए, ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये तो एल सेल तो ऑक्टेट पूरा करता है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना या देना होगा? देखिए, अगर ये देगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, ये के सेल लास्ट सेल हो जाएगा, डुप्लेट इसका पूरा है पहले से। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे? किसी को दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। कोई ऐसा होना चाहिए जिसको 1 इलेक्ट्रॉन अच्छा नहीं लगता हो, वो दानवीर हो, 1 इलेक्ट्रॉन उसको, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा। जैसे होता है, मतलब सोडियम होता है, सोडियम का अगर कॉन्फिगरेशन लिखिएगा तो 2 8 और 1 जाता है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करना चाहता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके बाद इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हमको वो नहीं सोचना है कि कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इतना सोचना है 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 7 देगा तभी पूरा हो जाएगा, लेकिन कौन सा काम आसान होगा? 1 लेना
लेने में एक ही लेना पड़ेगा, देने में 7 देना पड़ेगा, तो एक लेना इसके लिए क्या होगा, आसान होगा, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होगा 1। इसका वैलेंसी कितना होगा 1। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वैलेंसी 1। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर नाइट्रोजन का बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 7। हम प्रोटॉन नहीं लिखे हैं क्योंकि प्रोटॉन का हमको यहाँ पर काम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का काम है क्योंकि सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो यहाँ पर ऑक्टेट ये पूरा करेगा एल सेल, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन देना होगा या 3 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे, तब 8 पूरा। 5 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा, मतलब ये सेल ही हट गया, 5 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब डुप्लेट तो पहले से पूरा है इसका। तो लेने के लिए कितना ले सकता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा काम इसके लिए आसान है, ये तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए क्या है, आसान है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, तो वैलेंसी इसके लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिर्फ इतना सोचना है कि लेगा इलेक्ट्रॉन कि देगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। इसी तरह बताइए सोडियम का वैलेंसी कितना होगा। देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमको क्रिस क्रॉस अभी पढ़ना है कि कंपाउंड कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाना है अभी। जैसे NaCl कैसे बना, CaCl2 कैसे बना, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, NaF कैसे बना, समझ गए। मतलब इसका अभी अंदर का मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, लेकिन आपको सिंपल कंपाउंड बनाना सिखाएंगे। इसका अंदर का मैकेनिज्म कब समझेंगे, इसके आगे वाले लेक्चर में समझेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या आता है, ये बॉन्ड सब बताएंगे, तब समझ में आएगा आपको कि NaCl कैसे बना है। अभी हम आपको सिंपली वैलेंसी से क्रिस क्रॉस करके आपको कंपाउंड बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे मस्ट क्या है, तो वैलेंसी आना चाहिए आपको। इसके लिए सबसे मस्ट क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है, आपको वैलेंसी निकालना सबका आना चाहिए। आई होप सबको वैलेंसी निकालने आता होगा। अगर सोडियम का वैलेंसी निकालें फिर भी अगर आपको नहीं आता है, तो सोडियम का वैलेंसी अगर निकालना है तो सोचिए सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 एटॉमिक नंबर है इसका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो लास्ट सेल में कितना बच गया, लास्ट सेल में कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इमेजिन कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन या तो लास्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कौन सा काम इसके लिए आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो देना कितना दिया इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। देखिए हम आपको क्रिस क्रॉस करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे अगर सोडियम का बात कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सोडियम, इसको अलग अलग पहले लिख लीजिए, यहाँ पर Na लिख लीजिए और यहाँ पर Cl लिख लीजिए, क्योंकि Na और Cl के बीच में हम क्या करना चाह रहे हैं, क्रिस क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो देखिए तो Na का वैलेंसी कितना होता है, Na का वैलेंसी 1 होता है, तो इसका वैलेंसी यहाँ पर लिख दीजिए। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैलेंसी यहाँ पर लिख दीजिए। मतलब इसका जो वैलेंसी है वो यहाँ पर लिखना है और इसका जो वैलेंसी है वो यहाँ पर लिखना है। क्रिस क्रॉस करना है, मतलब क्रिस क्रॉस करना मतलब उल्टा पुल्टा कर देना है। इसका वैलेंसी इससे रिलेट करेंगे और इसका वैलेंसी इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। अब बताइए इसके नीचे में कितना है 1 है, तो मतलब एक बार Na, तो एक बार Na लिख दिए, 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। और Cl के नीचे में कितना है 1 है, तो एक बार Cl है, तो ये बन गया NaCl कंपाउंड। समझ में आया, देखिए कितना आसान है। उसके बाद देखिए फिर CaCl2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे Ca, यहाँ पर लिखेंगे Cl। ये वाला 2 हमको नहीं लिखना है, ये वाला 2 अपना खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। बताइए कैल्शियम का वैलेंसी बताइए। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2। इसके लास्ट सेल में अगर आप KLMN सेल ड्रॉ कीजिएगा तो इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसका वैलेंसी दे देगा। तो देना और ये लेना क्या होता है, वैलेंसी देना और लेना क्या होता है, वैलेंसी। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। तो इसका जो वैलेंसी होगा यहाँ पर लिखेंगे और इसका जो वैलेंसी होगा, क्लोरीन का जो वैलेंसी होगा ये यहाँ पर लिखेंगे और क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या करते हैं, इसके नीचे क्या है 1 है, तो मतलब कैल्शियम एक बार है। इसके नीचे क्या है 2 है, तो क्लोरीन कितने बार है 2 बार है। ये हो गया CaCl2 कंपाउंड बन गया। देखिए कितना आसान है। दूसरा देखिए फिर कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे Ca, यहाँ पर लिखेंगे O, यहाँ पर क्या लिखेंगे Ca, यहाँ पर लिखेंगे O। आपको ये भी आना चाहिए कि Ca, ऐसा मत कीजिएगा अगर C को अलग लिख दीजिएगा, A को अलग लिख दीजिएगा, O को अलग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको आपको पता होना चाहिए कि Ca का मतलब कैल्शियम होता है, Ca का मतलब कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, O मतलब ऑक्सीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना तो बेसिक्स अगर आप एलिमेंट का सिंबल याद किए होइएगा, मतलब एलिमेंट याद होगा तो आपको ये इतना याद होगा, ठीक है। वैसे 10th 9th के स्टूडेंट को तो ये याद होना चाहिए। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है कैल्शियम का वैलेंसी। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 यहाँ पर लिखेंगे। ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है, तो ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। क्रिस
क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, कैल्शियम कितना 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 है कैल्शियम, दो कैल्शियम है, यहाँ ऑक्सीजन भी क्या है, दो कैल्शियम है, तो सेम सेम रहता है तो ये कट जाता है तो बन क्या जाएगा, ये CaO, क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। देखिए CO बनाना था। उसके बाद क्या बनाना है, NaF बनाना है, सोडियम फ्लोराइड। क्या बनाना है, सोडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, यहाँ पर लिखेंगे फ्लोरीन। एलिमेंट का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी इजी इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद रेडिकल भी लेंगे, ठीक है ना। तो रेडिकल लेंगे, रेडिकल पहले समझाएंगे उसके बाद इसी लेक्चर में। देखिए सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, यहाँ पर लिखेंगे। इसका वैलेंसी 1, यहाँ पर लिखेंगे। क्रीस क्रॉस करेंगे, सोडियम कैगो एगो, और फ्लोरीन भी कितना, 1, तो कितना हो गया, NaF बन गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम, और यहाँ पर लिखेंगे फ्लोरीन। ये वाला 2 लिखना है, नहीं लिखना है, ये वाला 2 तो अपने आ जाएगा वैलेंसी में। देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, लिखेंगे यहाँ पे। फ्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, लिखेंगे यहाँ पे, करेंगे क्रीस क्रॉस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, Mg कितना है, Mg इसके नीचे कितना, 1, तो मैग्नीशियम 1 है, और फ्लोरीन कितना है, 2, MgF2। आई होप आपको समझ में आ गया। बताइए Li2 तो आप एकदम देख के ही कर सकते हैं। आप देखिए बहुत आसान हो गया है। ये वाला 2 लिखना है, ये वाला 2 देखिए नीचे में लिखना है कि नहीं, नहीं लिखना है। ये वाला 2 खुद ब खुद आ जाएगा। और ये ऑक्सीजन, बताइए लिथियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। क्रीस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम के नीचे 2 मतलब 2 लिथियम, ऑक्सीजन के नीचे कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, Li2। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे इसका वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी जो होता है ना, उसको इसके बगल में क्लोरीन के नीचे लिखते हैं, और क्लोरीन का वैलेंसी जो होता है वो सोडियम के नीचे लिखते हैं, क्रीस क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि सोडियम के नीचे कितना था, 1 है, तो 1 सोडियम। क्लोरीन के नीचे कितना है, देखिए क्लोरीन के नीचे कितना है, 1 है, तो 1 क्लोरीन, तो हो गया NaCl। सिंपल। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर कैल्शियम लिखे, यहाँ पर ऑक्साइड लिख दिए। कैल्शियम के नीचे कितना, मतलब कैल्शियम का वैलेंसी कितना, 2, तो यहाँ पर लिख दिया। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, तो 2, तो यहाँ लिख दिए और क्रीस क्रॉस कर दिए। कैल्शियम कितना, 2 गो, ऑक्सीजन भी कितना, 2 ठो, तो ये कितना हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब लोग आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रीस क्रॉस। देखिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है। मतलब हम 9th-10th का बच्चा बात नहीं बता रहे हैं, 11th-12th में जो पढ़ता है उसको भी कन्फ्यूजन रहता है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है। मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड उसको आता है, लेकिन उसमें डिफरेंस नहीं पता होता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। और कोई कोई तो कंपाउंड को मॉलिक्यूल बोल देता है, कोई मॉलिक्यूल को कंपाउंड बोल देता है, ठीक है ना। दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इसी को हम अभी समझेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं मॉलिक्यूल क्या है। यहाँ पर देखिए, व्हेन 2 और मोर देन 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, ये समझने वाली बात है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सिमिलर या डिसिमिलर। सिमिलर या डिसिमिलर कहने का मतलब या तो समान या तो असमान, या तो समान या असमान। मतलब कहने का मतलब या तो सेम एटम या डिफरेंट एटम क्या होता है, कंबाइन होता है एक साथ में, तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर से देखिए, मॉलिक्यूल का मतलब होता है या तो सेम 2 एटम या डिफरेंट 2 एटम अगर कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। या तो सेम सिमिलर एटम, सिमिलर मतलब सेम एटम, डिसिमिलर मतलब डिफरेंट एटम, या तो 2 डिफरेंट एटम या 2 सेम एटम अगर कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे H प्लस H क्या बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सेम सेम है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। O प्लस O बन गया O2, बन गया O2 मॉलिक्यूल। Cl प्लस Cl बन गया Cl2 मॉलिक्यूल। HCl, देखिए यहाँ पर क्या था, सिमिलर, यहाँ 3 सिमिलर का एग्जांपल है, और ये 2 क्या है, डिसिमिलर। डिसिमिलर कहने का मतलब डिफरेंट एटम, एक हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है और क्लोरीन भी डिफरेंट एटम है, तो H प्लस Cl होगा तो हाइड्रोक्लोरिक, मतलब हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर H और O, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों मतलब कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, तो मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, या तो 2 सिमिलर एटम या 2 डिफरेंट एटम अगर वो कंबाइन करता है, एक साथ आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल का मतलब हो गया, देखिए व्हेन 2 सिमिलर या डिसिमिलर, या तो समान एटम या डिसिमिलर डिफरेंट एटम कंबाइन करता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जैसे H प्लस H, सिमिलर एटम दोनों कंबाइन हुआ, H2 मॉलिक्यूल बन गया। O प्लस O, O2 मॉलिक्यूल बन गया। Cl प्लस Cl, Cl2 मॉलिक्यूल बन गया। ये डिफरेंट एटम देखिए, H प्लस Cl के क्या बन गया, HCl मॉलिक्यूल। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा आपको। देखिए अब कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद उसमें डिफरेंस बताएंगे आपको। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर, देखिए क्या लिखा है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय
टू और मोर डिफरेंट एटम्स इन फिक्स प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। क्या लिखा है? कंपाउंड जो होता है ये दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। इसका मतलब क्या? ये सिमिलर का कंडीशन इसमें नहीं आया, लेकिन मॉलिक्यूल क्या था? या तो सिमिलर एटम हो या तो डिफरेंट एटम हो, अगर वो कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। देखिए बढ़िया से डिफिनेशन इसका देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे देखिए सिमिलर एटम कंबाइन हुआ, यहाँ पर डिसिमिलर एटम कंबाइन हुआ। कंपाउंड का मतलब होता है डिफरेंट एटम कंबाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट एटम कंबाइन होगा। फिक्स प्रोपोर्शन कहने का मतलब फिक्स समानुपाती होता है इसका। ठीक है, इसको आप डिटेल में आगे में पढ़िएगा क्या होता है इसका। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब फिक्स रेशियो रहता है इसका। ठीक है ना। कंपाउंड का मतलब जैसे H2O बनेगा ना, तो कितना हाइड्रोजन रहेगा कितना ऑक्सीजन रहेगा, इसका 1:8 का रेशियो रहता है। तो ये फिक्स होता है, समानुपाती, वेट के समानुपाती होता है। इसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी कंपाउंड क्या हो गया मतलब कंपाउंड में डिफरेंट एटम कंबाइन करना चाहिए। जैसे देखिए CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, C6H6 ये क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? C6H6 बेंजीन होता है। देखिए तो ये कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड हो गया डिफरेंट एटम, सब दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम कंबाइन करता है तो वो कंपाउंड बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है या तो सिमिलर कंबाइन करे या डिफरेंट कंबाइन करे। तो एक बात बताइए आप, ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है? बताइए ध्यान से, ये मॉलिक्यूल है कि नहीं? ये मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो देखिए मॉलिक्यूल का तो क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब होता है या तो सिमिलर कंबाइन करे या तो डिसिमिलर कंबाइन करे। तो देखिए ये तो डिफरेंट एटम कंबाइन किया है, तो ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है? है मॉलिक्यूल। लेकिन एक बात बताइए, ये जो O2 यहाँ पर लिखा है ये कंपाउंड है कि नहीं है? ये कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड नहीं है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है। सिमिलर एटम कंबाइन करेगा तो कंपाउंड बनेगा। ये देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब टोटल केस आ जाता है। मॉलिक्यूल मतलब या तो सिमिलर एटम हो या तो डिफरेंट एटम हो, कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल बन गया, खत्म। कंपाउंड का मतलब होता है डिफरेंट एटम ही कंबाइन करना चाहिए, कम से कम दो डिफरेंट एटम होना चाहिए। कम से कम दो डिफरेंट एटम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं? हाँ जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है? या तो सिमिलर एटम कंबाइन करे या तो डिफरेंट एटम कंबाइन करे। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिया है, देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। आई होप आपको मॉलिक्यूल और कंपाउंड समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट इज मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है? बताइए। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है? बताइए। CaCO3 क्या है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है? बताइए। CaCO3 कंपाउंड तो है, ये फिक्स है, क्योंकि वहां पर मैंने एग्जांपल में भी लिया था CaCO3 को। तो CaCO3 कंपाउंड तो है। क्या है ये तो कंपाउंड है, मान लिए कंपाउंड। ये तो कंपाउंड तो है, ये कंपाउंड तो है। लेकिन CaCO3 क्या मॉलिक्यूल है? क्या ये मॉलिक्यूल है? क्या ये मॉलिक्यूल है? यस, ये मॉलिक्यूल भी है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब होता है, मॉलिक्यूल का मतलब या तो सिमिलर कंबाइन करे या डिफरेंट कंबाइन करे, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये तो डिफरेंट कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल होगा। एक बात बताइए, यहाँ पर N2 बताइए, मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है? बताइए, बढ़िया से सोच के बताइएगा। देखिए यहाँ पर N2 सबसे पहले तो मॉलिक्यूल है। ये क्या है? क्या है ये? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल में सिमिलर या डिसिमिलर कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल होता है। देखिए ये डिसिमिलर कंबाइन किया मतलब सिमिलर कंबाइन किया तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल। लेकिन ये कंपाउंड है, कंपाउंड। ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड है कि नहीं? बताइए। ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है। समझ गए? मॉलिक्यूल और कंपाउंड। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मतलब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपाउंड मतलब डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा, कम से कम दो डिफरेंट एटम होगा उसमें, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट होता है। और मॉलिक्यूल का मतलब होता है या तो सिमिलर एटम कंबाइन करे या डिफरेंट एटम कंबाइन करे तो मॉलिक्यूल बनता है। देखिए अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल समझेंगे, उसके बाद फिर एक बार क्रिस क्रॉस पे जाएंगे और उसके बाद बढ़िया बढ़िया मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, बढ़िया बढ़िया कंपाउंड बनाएंगे। देखिए रेडिकल का मतलब होता है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। रेडिकल का मतलब क्या होता है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट विथ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। क्या लिखा है? एन एटम और अ
group of atom that behaves as a single unit with a positive or negative charge on it। मतलब कहने का मतलब ये जो है ये रेडिकल होता है। रेडिकल कहने का मतलब या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या तो उस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज हो, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या तो उस पर निगेटिव चार्ज हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान ये क्या करता है, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। सिंगल यूनिट कहने का मतलब NO2 साथ में ही रहेगा हमेशा, CO3 हमेशा साथ में ही रहेगा, HCO3 हमेशा साथ में ही रहेगा, NH4+ हमेशा साथ में ही रहेगा, SO4 हमेशा साथ में ही रहेगा। ठीक है, अगर ये किसी से बिछड़ेगा भी तो ये और सबसे बिछड़ सकता है, लेकिन SO4 साथ में रहेगा, NO3 साथ में रहेगा, मतलब ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। तो रेडिकल मतलब क्या होता है, ये बिहेव करता है सिंगल यूनिट की तरह, मतलब इस पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। रेडिकल मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है जो जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। बताइए, देखिए अब आपको कम से कम इतना रेडिकल का नाम याद कर लीजिए, आप उसका वैलेंसी याद कर लीजिए। देखिए इससे ज़्यादा याद कीजिए, मतलब और अगर बुक में होगा तो कम से कम 10-12 रेडिकल इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तो हो गया, जैसे यहाँ पर क्लोरेट हो गया, उसके बाद सल्फाइड हो गया, सल्फेट हो गया, मतलब ये सब जितना होता है ना, सबका क्या करिए, नाम याद कीजिए, इतना कम से कम आपको करना होगा। देखिए इसका नाम है सल्फेट, SO4 का नाम है सल्फेट। SO4 पे देखिए 2 माइनस, जितना माइनस वही उसका वैलेंसी, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है रेडिकल पे वही उसका वैलेंसी होता है। जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रेडिकल पे होता है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी। देखिए SO4 पे 2 माइनस था, SO4 पे कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। ठीक है, NO3 पे 1 माइनस था, NO3 का वैलेंसी कितना हो गया 1। NO2 पे 1 माइनस था, 1 माइनस था, 1 वैलेंसी। NH4 पे 1 प्लस, तो वैलेंसी इसका कितना 1। ठीक है, देखिए बाइकार्बोनेट, इसका नाम है बाइकार्बोनेट HCO3 पे 1 माइनस था, 1 वैलेंसी, मतलब जितना पॉजिटिव या जितना निगेटिव चार्ज होता है रेडिकल पे वही उसका वैलेंसी होता है। रेडिकल मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है जिसपे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है और वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है इन केमिकल रिएक्शन। इसको आप डिटेल में समझिएगा क्योंकि क्रिस क्रॉस बताएंगे तब। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन बताएंगे आपको क्रिस क्रॉस मेथड से। वो तो ईजी कंपाउंड था, ये थोड़ा हार्ड वाला है। NaSO4, मतलब ये जो कंपाउंड Na2SO4 बनता है, कैसे बनता है ये आपको हम बताते हैं। देखिए तो Na और SO4 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले Na का वैलेंसी बताइए, Na का वैलेंसी बताइए। Na का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर लिखते हैं। SO4 का वैलेंसी क्या होता है, अभी बताए हैं। SO4 का वैलेंसी देखिए अभी बताएं आपको। SO4 का वैलेंसी, SO4 का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है वैलेंसी। SO4 का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी लिखेंगे, SO4 पर 2 चार्ज होता है, इसका वैलेंसी किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। क्या करेंगे, दोनों को क्रिस क्रॉस। ठीक है, Na के नीचे में कितना है, Na2, SO4 1, मतलब SO4 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। Na के नीचे में कितना है 2, SO4 के नीचे में तो 1, तो कितना हो जाएगा Na2SO4। कहने का मतलब इसके नीचे में जितना होता है उतना Na हो गया, SO4 एक बार, तो ये मॉलिक्यूल हो गया Na2SO4। ये कंपाउंड क्या हो गया, मॉलिक्यूल नहीं हुआ, कंपाउंड हुआ। मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं इसको, बताइए, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल कंपाउंड के बारे में बताया है। देखिए अब NH4 पे 1 प्लस होता है तो 1 इसका वैलेंसी होता है, यहाँ पर लिखेंगे। NO3 देख रहे हैं आप, ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, हमेशा एक साथ रह रहा है। मतलब इसको अगर आप तोड़िएगा ना, इसको अगर अलग अलग आप कर दीजिएगा तब भी ये SO4 अलग होगा, Na2 मतलब 2Na अलग होगा, मतलब सोडियम अलग होगा, SO4 अलग होगा। मतलब इसमें से ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तब भी ये क्या करेगा, ये एक ही रहेगा। मतलब रेडिकल सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। तो NO3 का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। NO3 पर भी 1 माइनस होता है, इसको करेंगे क्रीज, इसको करेंगे क्रॉस, मतलब NH4NO3 एमोनियम नाइट्रेट। देखिए थोड़ा रेडिकल में एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, ये इसका नाम है नाइट्रेट, बीच में ए लगा हुआ है, ये है NO3। इसमें सिर्फ एक मतलब मीनिंग का डिफरेंस है, NITRIT, यहाँ पर एक जगह पर I है तो यहाँ पर NO2 हो गया, ये हो गया नाइट्राइट, ये हो गया नाइट्रेट। ठीक है, एक नाइट्राइड भी होता है, N पे 3 माइनस होता है, वो नाइट्राइड होता है, D लगता है उसमें, तो वो भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, बुक में दिया होगा आप लोगों के। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखिए कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना, 2 आपको पता है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 आपको पता है, इसका वैलेंसी कितना 2 आपको पता है, मतलब इसका वैलेंसी 2 यहाँ पर लिखेंगे, इसका वैलेंसी 2 यहाँ पर लिखेंगे, क्रीज क्रॉस। इसके नीचे में कितना है 2, तो लिखेंगे Ca2। SO4 के नीचे में कितना है 2, तो देखिए ये SO4 के नीचे में जो 2 है, ये SO4 टोटल का ये 2 है, तो मतलब लिखेंगे SO4 होल 2। ये इसका लिखने का तरीका होता है,
SO4 का SO4 टोटल SO4 कितना है 2 है, तो 2 SO4 है तो इसको इसके बाहर में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो CaSO4 बन जाएगा। मतलब सिमिलर होता है, हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेके काट देते हैं। देखिए लिथियम का बैलेंस कितना 1, ये नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, NO2 का मतलब नाइट्राइट, NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो इसका वैलेंसी कितना होता है, NO2 का वैलेंसी होता है 1, एक माइनस होता है उस पर, इसको और इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा LiNO2, क्या हो जाएगा LiNO2। चलिए समझ में आया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो देखिए बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए जल्दी से। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। और देखिए और एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे एमोनियम, ये बाइकार्बोनेट है, ये क्या है बाइकार्बोनेट है। एमोनियम का वैलेंसी कितना 1, NH4 पे 1 प्लस होता है, HCO3 पे 1 माइनस होता है, इसका वैलेंसी होता है 1, क्रीस क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा NH4, क्या हो जाएगा NH4 HCO3, NH4 HCO3, ये क्या हो जाएगा NH4 HCO3, क्या हो जाएगा NH4 HCO3। तो इसी तरह आप घर में और भी ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी तरह घर में आप ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ डेमो यहाँ पर दिखाया, ये भी बहुत कम है, अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो मतलब ठीक ठाक हो जाइएगा आप। मतलब ये सब तो बहुत आसान है, ये सब तो आप तुरंत सीख, आपको पहले से भी आता होगा आपको। देखिए हाउ टू फाइंड मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे आप। एक बात बताइए, आपको एटॉमिक मास आता है, अब आपको क्या आता है एटॉमिक मास आता है। अगर आपको एटॉमिक मास अभी भी नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल पे जाइए NITN एक्सप्लेन्स और लेक्चर फर्स्ट देखिए। लेक्चर फर्स्ट में आखिर में मैंने बताया है कि एटॉमिक मास कैसे निकलता है, या लेक्चर 2 का फर्स्ट में देखिए आपको, या तो लेक्चर 1 का आखिर या लेक्चर 2 का फर्स्ट में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मॉलिक्यूल एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो अगर आप सीख लीजिएगा एक बार तो एकदम एटॉमिक मास का आपको चिंता नहीं करना होगा। तो एटॉमिक मास इवन ओड वाला बताए थे, इवन रहता है, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, अगर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस करते हैं, और इवन होता है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको एटॉमिक मास आता है तो ये देखिए मॉलिकुलर मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मॉलिकुलर मास क्या, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिकुलर मास क्या बताइए। देखिए तो ये सबको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ बोल सकते हैं, ये सबको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर H2 रहेगा तो उसको कंपाउंड बोल सकते हैं, नहीं उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये सब भी क्या है मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब या तो सेम एटम या डिफरेंट एटम कंबाइन करे तो उसको मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट एटम ही सिर्फ कंबाइन करे तो उसको कंपाउंड। देखिए H2O का हम क्या निकालने जा रहे हैं, मॉलिकुलर मास निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, मॉलिकुलर मास निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो अगर पिछला कुछ आप नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके रोक के देखिए। और आप ऐसा करके मत देखिए वीडियो कि आप एकदम सो गए हैं, वीडियो देख रहे हैं मतलब सुन रहे हैं, लेक्चर है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जहाँ पर मैं बोलता हूँ पॉज कीजिए तो आप पॉज करके उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखिए कि कैसे बनाया गया है। ठीक है, और आप नोट साथ साथ बनाइए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये होता है पढ़ाई का तरीका, समझ गए। और लेक्चर को आप एकदम कंटिन्यू फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का कोई तो बातें नहीं है। देखिए H2O का हम क्या निकालेंगे, मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास हमको याद होना चाहिए। इसमें देखिए कितना मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का मास क्या बताइए, कितना हाइड्रोजन है, पहले वो लिखेंगे 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इनटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस, देखिए हाइड्रोजन खत्म हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है 1, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो कितना हो गया ये 2 × 1 2 और 16 × 1 कितना हो गया 16। ये टोटल कितना हो गया 18 AMU। AMU क्या होता है इसको बताएंगे, अभी नहीं, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे डिटेल में ये क्या होता है। देखिए उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है। देखिए फर्स्ट वाला एग्जांपल में क्या कि समझ में आया आपको, H2O में कितना एटम था 2, मतलब H2O में वैसे तो 3 एटम है लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसीलिए कितना हो गया 2 × 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे तो 2 × 1, अब प्लस देखिए एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16, 1 × 16 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 AMU। CaCO3 का निकाल के बताइए आप, 100 होगा आंसर इसका। CaCO3 का निकाल के बताइए अगर आप सीख गए हैं तो। नहीं सीखे हैं देखिए कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, कार्बन एक अलग है और 3 ऑक्सीजन है इसमें। देखिए एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन 3 है। इसको कैसे करेंगे,
1 इंटू एक कैल्शियम का मास कितना 40, 20 नंबर में है, इवन नंबर है, देख लीजिए। कार्बन का कितना कार्बन है 1 इंटू एक कार्बन का मास कितना 12 प्लस और ऑक्सीजन कितना है 3 और एक ऑक्सीजन का मास कितना बताइए 16, 8 नंबर में है ना, 8 टू 16, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस देखिए 3 ऑक्सीजन था इसीलिए 3 इंटू 16 किए। अरे एक ऑक्सीजन का मास 16 तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना 3 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 48। इसको टोटल को सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100 EMU। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कीजिए और ये सारा आपने सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए CO2 का निकालते हैं। इसमें क्या है एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरह लिख लीजिए साइड में, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है इंटू एक ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 16 इंटू 2 32, ये कितना हो जाएगा 44 AMU। चलिए देखिए और बताते हैं HNO3 क्या है HNO3 एक इसमें एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया 1 इंटू एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस नाइट्रोजन इंटू एक नाइट्रोजन का मास कितना, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास एक एटम ये एक नाइट्रोजन का मास कितना 14, ये एक्सेप्शन में था, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 14। देखिए बीच में प्लस कहाँ पर दे रहे हैं, अगर ये आपको कन्फ्यूजन है तो जब जब एलिमेंट चेंज हो जाता है ना, जब जब एलिमेंट चेंज होगा उसको बीच में प्लस देंगे। हाइड्रोजन का काम हो गया तो प्लस, नाइट्रोजन का काम हो गया तो प्लस, ऑक्सीजन का काम हो गया तो यहाँ पर 1 14 इंटू 1 14 और प्लस 16 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 48। अगर टोटल को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 63 होगा। ठीक है हाँ 63 AMU। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए H2SO4 का निकालिए, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 इंटू 1 प्लस एक सल्फर इंटू एक सल्फर का मास 32 प्लस 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का मास 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 48। ये टोटल को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये 64 ना होगा, ये 64 होगा, ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 98 AMU। ये कितना हो जाएगा 98 AMU। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 होता है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं तो और ढेर सारा एलिमेंट का आप क्या कीजिएगा बढ़िया से एटॉमिक मास निकालिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, अब यहाँ से रेगुलर लेक्चर आपको मिलेंगे हमेशा, और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले क्लास 10th और 9th दोनों के लिए बोर्ड एग्जाम से पहले क्लास 10th और 9th का टोटल लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा आपको साइंस का। ठीक है, ये मेरा वादा है। और 11th का भी जल्द से जल्द हम लेक्चर चालू कर रहे हैं। 11th का भी केमिस्ट्री और फिजिक्स हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये कंटिन्यू इस लेक्चर को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, पढ़ाने का स्टाइल मेरा कैसा है। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो आप कम से कम आप एक होमवर्क ले लीजिए। अगर आप पूरा लेक्चर फॉलो किए हैं तो ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ये आप क्या कीजिएगा, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा इसका एटॉमिक मास कितना होता है, कमेंट में बताइएगा। एक होमवर्क ये हुआ, ये दूसरा होमवर्क आप ले लीजिए, एक होमवर्क आप और ले लीजिए। ये 3 होमवर्क जो है आप कमेंट में हमको बताइएगा अगर आप सीख गए हैं निकालना तो। चलिए ये 3 होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कमेंट में आप बताइएगा, इसका आंसर कहाँ बताइएगा कमेंट में बताइएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, और इतना देर तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर सक्सेस होइएगा लाइफ में। थैंक यू।